Hello everyone. Today we are going to start a new chapter, chapter 15, Some Natural Phenomena of your NCERT science book. In this chapter, we will discuss about lightning and earthquake. Let us start the chapter. In class 7th, you read about winds, storms and cyclones. 7th क्लास में आपने विंड के बारे में, स्टॉर्म के बारे में और साइक्लोन के बारे में पढ़ा है. You learned that cyclones can cause a lot of damage to human life and property. आपने सीखा कि साइक्लोन जो है उससे लाइफ को और प्रॉपर्टी को काफ़ी नुकसान जो है वो पहुंचता है. You also learned that we can protect ourselves from these destructive phenomena to some extent. आपने ये भी सीखा कि किस तरह से हम इन डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस 2 अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना. तो इस लेसन में हम 2 और डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे और वो हैं लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक. तो नेचुरल फिनोमिना वो होते हैं जो नेचर में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि हवा का चलना, स्टॉर्म का आना, साइक्लोन का आना, अर्थक्वेक भूकंप का आना. तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो अपने आप नेचर में जो है वो आती हैं. ये मैनमेड नहीं है, ये नेचुरल हैं. इसलिए हम इसको कहते हैं नेचुरल फिनोमिना. और ज़्यादातर ये क्या होते हैं, ये डिस्ट्रक्टिव होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं लाइफ को और प्रॉपर्टी को. तो इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. वी शैल आल्सो डिस्कस What steps we can take to minimize destruction caused by these phenomena. तो इस चैप्टर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए इनसे होने वाली डिस्ट्रक्शन को कम करने के लिए. चलिए देखते हैं सबसे पहले लाइटनिंग के बारे में. लाइटनिंग जो है वो किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम लाइटनिंग के बारे में पढ़ेंगे. You might have seen sparks on an electric pole when wires become लूज़. तो आपने देखा होगा जब वायर्स लूज़ हो जाती हैं तो इलेक्ट्रिक पोल और वायर्स के बीच में जो है वो स्पार्कलिंग होती है, मीन्स चिंगारी जो है वो निकलती है. दिस फिनोमिना इज़ क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज़ ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर्स. तो ये फिनोमिना जो है वो बहुत ही कॉमन होता है जब हवाएं चलती हैं और वायर्स जो हैं वो हिलने लग जाती हैं. तो आपने ज़रूर देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं उन पर स्पार्किंग होती है जब हवाएं चलती हैं. यू माइट आल्सो हैव सीन स्पार्क्स व्हेन ए प्लग इज़ लूज इन इट्स सॉकेट. और कई बार क्या होता है जब प्लग लूज होता है तब भी जब हम उसे सॉकेट में डालते हैं तब भी उसमें स्पार्किंग जो है वो होती है. लाइटनिंग इज़ ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन ए ह्यूज स्केल. इसी तरह से जो लाइटनिंग का फिनोमिना है, लाइटनिंग मीन्स जो बिजली जो है वो चमकती है, जो बिजली कड़कती है जो, तो वो जो फिनोमिना है वो भी इलेक्ट्रिक स्पार्क ही है, लेकिन वो जो है ह्यूज स्केल पर है. मीन्स वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो चार्ज जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं जिसकी वजह से बिजली जो है वो कड़कती है. इन एंशंट टाइम्स, पुराने टाइम में क्या क्या होता था, पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दीज स्पार्क्स. लोगों को इस स्पार्क्स का, ये बिजली जो कड़कती है इसका कारण जो है वो समझ नहीं आता था. दे वर देयरफॉर अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग. तो वो इस लाइटनिंग से जो है वो डरते थे. एंड थॉट, और क्या सोचते थे, दैट द रेथ ऑफ गॉड्स वाज विजिटिंग देम, कि ये जो बिजली चमक रही है ये परमात्मा की तरफ से गुस्सा है, परमात्मा का क्रोध है जिसकी वजह से बिजली जो है वो चमक रही है. नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स. लेकिन आज हम जानते हैं कि लाइटनिंग जो है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स. बादलों में चार्ज के इकट्ठा होने की वजह से जो है वो बिजली जो है वो कड़कती है. वी नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग. हमें लाइटनिंग से डरने की ज़रूरत नहीं है. बट वी हैव टू टेक, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम द डेडली स्पार्क. लेकिन इससे बचने के लिए हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, सावधानी लेनी चाहिए. आगे आपको बताया गया है द स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट. स्पार्क के बारे में जिसको ग्रीस के जो लोग थे वो जानते थे, उस स्पार्क के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. द एंशिएंट ग्रीक्स न्यू एज अर्ली एज 600 BC दैट व्हेन
amber was rubbed with fur, it attracted light objects such as hair. तो इस स्पार्क के बारे में जो है वो ग्रीस के लोग भी जो है वो जानते थे, और वो क्या जानते थे कि जब एम्बर क्या होता है, इट इज़ ए काइंड ऑफ रेजिन, ये एक तरह का रेजिन होता है। रेजिन किसे कहते हैं, ये पेड़ से निकलने वाला एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जिसको रेजिन कहते हैं। तो अंबर जो है, जो कि रेजिन ही होता है, वॉज रब विथ फर, जब उसे फर के ऊपर रब किया जाता है, इट अट्रैक्टेड लाइट ऑब्जेक्ट्स सच एज हेयर, तो ये लाइट ऑब्जेक्ट्स जैसे कि हेयर होते हैं उसको अट्रैक्ट करता है। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वुलन और पॉलिस्टर क्लोथ्स योर हेयर स्टैंड्स ऑन एंड, तो आपने देखा होगा जब आप वुलन या पॉलिस्टर के क्लोथ्स जो है वो टेक ऑफ करते हैं तो उस वक्त जो आपके हेयर होते हैं वो एकदम से जो है वो स्टैंड हो जाते हैं। इफ़ यू टेक ऑफ दीज क्लोथ्स इन द डार्क, और अगर डार्क में, अंधेरे में अगर आप इनको उतारेंगे तो आप क्या देखेंगे, यू इवन सी ए स्पार्क, आपको एक चिंगारी सी नज़र आएगी, एंड इवन हियर अ क्रैकलिंग साउंड, और आपको क्रैकलिंग जो है वो साउंड भी जो है वो सुनाई देगी। इन 1752, Benjamin Franklin, an American scientist, showed that lightning and the spark from your clothes are essentially the same phenomena. तो सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1752 में ये बताया कि ये जो लाइटनिंग है और जो कपड़ों में स्पार्क हो रहा है वो एक ही फिनोमिना है। हाउएवर इट टुक 2000 years फॉर दिस रियलाइजेशन टू अकर, लेकिन इसको रियलाइज करने में 2000 years जो है वो लग गए। अब यहाँ पे बूजो क्या कह रहा है, बूजो यहाँ पे कह रहा है, आई वंडर वाई दे टुक सो मैनी ईयर्स टू रियलाइज द सिमिलैरिटी, इतने साल क्यों लग गए इसको रियलाइज करने में कि जो लाइटनिंग है और जो कपड़ों में चार्ज जो प्रोड्यूस हो रहा है, कपड़ों में जो स्पार्कलिंग हो रही है क्लोथ से, वो एक ही चीज़ है। तो पहले यहाँ पे इसका आंसर दे रही है, साइंटिस्ट डिस्कवरीज आर अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क बाय मैनी पीपल, साइंटिफिक जो डिस्कवरीज होती हैं वो बहुत से लोगों की हार्डवर्क का रिजल्ट होती हैं। इट कैन समटाइम्स टेक ए लॉन्ग टाइम, इसलिए इसको कई बार बहुत लंबा समय लग जाता है डिस्कवर होने में। वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस की। वी शैल ऑल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू द लाइटनिंग इन द स्काई, और हम ये भी देखेंगे कि वो किस तरह से बिजली जो कड़कती है उसके से रिलेटेड है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस को के नेचर को समझने के लिए यहाँ पे हम कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। बट रिकॉल फर्स्ट वॉट यू माइट हैव प्लेड एज ए गेम, लेकिन याद करो कि आप किस चीज़ को गेम की तरह खेलते थे, किसको खेलते थे, गेम समझ के। वेन यू रब अ प्लास्टिक स्केल ऑन योर ड्राई हेयर, तो आप जब प्लास्टिक स्केल को अपनी ड्राई हेयर पे रब करते हो, द स्केल कैन अट्रैक्ट वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, और वो स्केल जो है वो पेपर के छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये गेम आपने ज़रूर जो है वो खेली होगी। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे आगे देखते हैं। चार्जिंग बाय रबिंग, कि रब करके हम चार्ज को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए हम करेंगे एक्टिविटी 15.1, जिसमें हमने क्या करना है, टेक अ यूज्ड बॉल पेन रिफिल, तो हमने एक बॉल पेन के रिफिल को लेना है एंड रब इट विग्योरसली विद अ पीस ऑफ पॉलीथीन, और इससे तेज़ी से एक पॉलीथीन के पीस के ऊपर एकदम से फास्ट जो है इसको रब करना है। ब्रिंग इट क्लोज टू सम पीसेस ऑफ पेपर, और फिर इसको कुछ पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके आना है। टेक केयर नॉट टू टच द रब्ड एंड ऑफ द रिफिल विथ योर हैंड और विद ए मेटालिक ऑब्जेक्ट, तो आपने ध्यान रखना है कि आपने जो रिफिल का एंड जिसको रब किया था उसको अपने हाथों से टच नहीं करना, या उसको किसी भी मेटालिक ऑब्जेक्ट से टच नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि आप उसे टच करेंगे तो रिफिल के ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो आपके हाथ से होता हुआ अर्थ में चला जाएगा, या फिर किसी मेटालिक ऑब्जेक्ट से होता हुआ भी उसमें चला जाएगा, तो चार्ज जो है वो रिमूव हो जाएगा। इसलिए हमने रिफिल को कि रब पार्ट को जो है वो अपने हैंड से टच नहीं करना। रिपीट द एक्टिविटी विथ स्मॉल पीसेस ऑफ ड्राई लीफ, और इस एक्टिविटी को हमें ड्राई लीफ के पीसेस से चेक करना है। हस्क जो होती है, हस्क किसे कहते हैं, जो ग्रेन्स के ऊपर का ड्राई पार्ट होता है जिसे छिलका कहते हैं, ग्रेन सीड का जो छिलका होता है ऊपर वाला, उससे कर सकते हैं हम, या मस्टर्ड सीड्स के ऊपर हम इस एक्टिविटी को रिपीट कर सकते हैं, और अपनी ऑब्जर्वेशन हमने रिकॉर्ड करनी है।
व्हेन ए प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विद ए पॉलीथीन, तो जब हम प्लास्टिक के रिफिल को पॉलीथीन पर रब करते हैं, इट एक्वायर्स अ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उसमें चार्ज आ जाता है। सिमिलरली व्हेन ए प्लास्टिक कॉम इज रब्ड विद ड्राई हेयर, जब हम प्लास्टिक कॉम को ड्राई हेयर पे रब करते हैं, इट एक्वायर्स अ स्मॉल चार्ज, उसमें भी चार्ज जो है वो आ जाता है। तो इन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहेंगे? इन ऑब्जेक्ट्स को हम कहेंगे चार्ज ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि इनमें रब करने पर क्या आ गया है? चार्ज आ गया है। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम, पॉलीथीन एंड हेयर ऑल्सो गेट चार्ज, तो जब हम रिफिल को या फिर प्लास्टिक कॉम को चार्ज करते हैं, तो जिससे हम रब करते हैं, जैसे कि हमने पॉलीथीन पे रब किया या हेयर पे रब किया, तो उन पे भी क्या आ जाता है? चार्ज जो है वो आ जाता है। Let us try to charge some other objects that are familiar to you. तो हम कुछ और ऑब्जेक्ट्स को भी चार्ज करेंगे जिनसे हम फैमिलियर हैं, जैसे कि आपको इस टेबल में दिखाया गया है, टेबल 15.1 में। तो आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने हैं जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं आपको टेबल 15.1 में, एंड ट्राई टू चार्ज ईच रबिंग विद द मटेरियल्स मैंशन इन द टेबल। तो जो मटेरियल्स दिए हुए हैं यहाँ पे टेबल पे, ये मटेरियल्स आपको दिए हुए हैं, ये ऑब्जेक्ट्स दिए हैं जिनको आपने रब करना है, और उसके बाद आपने अपनी फाइंडिंग्स को जो है यहाँ पे लिखना है कि आपने क्या देखा। तो लेट अस स्टार्ट इट, हम एक्टिविटी को करते हैं। इसको किस तरह से करना है हमने ये, तो आपने रिफिल लेना है। आपने ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से लेने हैं यहाँ पे? रिफिल लेना है, बलून लेना है, इरेजर लेना है और स्टील का स्पून लेना है। फिर इनको हमने रब किस पे करना है? रिफिल को आप या पॉलीथीन पे रब करिए या वुलन क्लॉथ पे रब करिए, किसी पे भी आप इनको रब कर सकते हैं। तो मेनली जो है वो पॉलीथीन लिया हुआ है, वुलन क्लॉथ्स लिया हुआ है, यहाँ पे भी पॉलीथीन एंड वुलन क्लॉथ्स है, यहाँ पे भी वूल है, यहाँ पे भी पॉलीथीन और वुलन क्लॉथ है। तो आपने इनको जो है वो पॉलीथीन पे या फिर वुलन क्लॉथ पे रब करना है। उसके बाद आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? रिफिल को जब आप पॉलीथीन पे रब करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने बताना है कि ये अट्रैक्ट करता है या नहीं करता है पीसेस ऑफ पेपर को, कि ये पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा। और अगर अट्रैक्ट करता है तो इसका मतलब ये चार्ज है, और अगर अट्रैक्ट नहीं करता है इसका मतलब ये जो रिफिल है ये क्या है? इट इज़ नॉट चार्ज, ये चार्ज नहीं है। तो हम देखेंगे हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी। यहाँ पे जब हम रिफिल का केस लेंगे तो हमारी ऑब्जर्वेशन होगी जो रिफिल है वो पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब ये क्या है? चार्ज्ड है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? दिस इज चार्ज। रिफिल जो है वो क्या होगा? चार्ज होगा। इसी तरह से हम जब बलून को पॉलीथीन पे या वुलन क्लॉथ पे रब करेंगे तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी क्या होगा? चार्ज होगा। इरेजर को जब हम वूल पर जो है वो रब करेंगे तो ये भी पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगा और ये भी चार्ज होगा। लेकिन जब हम स्टील स्पून को पॉलीथीन पे रब करेंगे तो ये पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट नहीं करेगा और ये चार्ज नहीं होगा। तो ये एक्टिविटी से हम क्या समझ रहे हैं? इस एक्टिविटी से हम ये समझ रहे हैं कि जो इंसुलेटर्स होते हैं वो उनके ऊपर जो है रब करने पर क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है, क्योंकि जो रिफिल है, बलून है और इरेजर है, ऑल दीज आर इंसुलेटर्स, ये इंसुलेटर्स हैं। तो ये जब हम किसी मटेरियल पे इनको रब करते हैं तो ये इन पर चार्ज जो है वो आ जाता है और ये पीसेस ऑफ पेपर को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन स्टील स्पून जो है वो मेटल है और वो गुड कंडक्टर है, तो जो कंडक्टर्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज जो है वो नहीं ठहरता है, इसलिए वो चार्ज नहीं होते हैं। तो अगर हम स्टील स्पून को रब करेंगे तो वो पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट नहीं करेगा और उस पर चार्ज नहीं आएगा। तो इसका मतलब इंसुलेटर्स जो हैं वही उनके ऊपर चार्ज आता है और कंडक्टर्स के ऊपर जो है वो चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता। यहाँ पे आपको आगे बताया गया है कि टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंट्रैक्शन, कि जो चार्जेस हैं वो कितनी तरह के होते हैं और वो किस तरह से जो है इंट्रैक्ट करते हैं। वी विल सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टेबल 15.1 फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी। तो अगली एक्टिविटी के लिए वही टेबल 15.1 में जो हमने ऑब्जेक्ट लिए थे, जैसे कि हमने बलून लिया था या रिफिल लिया था, उन्हीं को हमने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे एक्टिविटी जो है वो नेक्स्ट एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी हम यहाँ पे देखेंगे 15.3, जिसमें हमने क्या करना है? इनफ्लेट 2 बलून्स, हैंग देम इन सच ए वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, जस्ट लाइक शोन इन फिगर 15.1। तो आपने 2 बलून्स लेने हैं जैसे आपको दिखाए गए हैं और आपने इनको इस तरह से हैंग करना है कि ये आपस में एक दूसरे को टच
ना करें। रब बोथ द बलून्स विद ए वुलन क्लॉथ एंड रिलीज देम। दोनों बलून्स को आपने वुलन क्लॉथ से रब करना है और फिर उनको छोड़ देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? तो ये आपको बलून्स दिखाए हुए हैं और इस तरह से हैंग है कि ये एक दूसरे को टच जो है वो यहाँ पे नहीं कर रही हैं, और फिर इनको रब करना है आपने वुलन क्लॉथ पे, और फिर उसके बाद आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? तो यहाँ पे हम देखेंगे रब द। नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी विद द यूज्ड रिफिल्स। फिर इस एक्टिविटी को आप रिपीट करो। रिफिल लेकर, पेन के रिफिल्स लिए आपने। रब वन रिफिल विथ पॉलीथीन। एक रिफिल को आप पॉलीथीन से रब करो। प्लेस इट केयरफुली इन ए ग्लास टम्बलर यूजिंग द टम्बलर एज ए स्टैंड। और फिर इसको आप ग्लास टम्बलर में रख दीजिए, उसको स्टैंड बना के रखिए ताकि रिफिल को यहाँ पे जिस तरह से आपको दिखाया गया है, तो आपने उस रिफिल को ग्लास टम्बलर में रख दिया। अब आपने क्या करना है? रब द अदर रिफिल आल्सो विथ पॉलीथीन। एक और रिफिल लेना है और उसको भी पॉलीथीन से रब करना है। ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज रिफिल। और इसको उस चार्ज रिफिल के पास लेके आना है। बी केयरफुल नॉट टू टच द चार्ज एंड विद योर हैंड। लेकिन उसके चार्ज एंड को आपने अपने हाथों से टच नहीं करना। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द रिफिल इन द टम्बलर? डू द टू अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर? तो आप क्या देखेंगे, जब आप इस रिफिल को पास लेके आएंगे इस तरह से दूसरे रिफिल के, तो आप क्या देखेंगे? अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी? आप देखेंगे दोनों रिफिल में रिपल्शन होगी, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। इसी तरह से बलून के केस में भी जब आप दोनों बलून को वूल क्लॉथ से रब करके रखेंगे तो ये दोनों बलून्स जो हैं वो आपस में क्या होगा? रिपेल करेंगे। जैसे आपको दिखाया गया है, ये आपस में ये बलून इधर जा रहा है और ये वाला बलून इधर जा रहा है, इनमें रिपल्शन हो रही है, मीन्स ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। फिर यहाँ पे in this activity we have brought close together the charge objects that were made of the same material। तो इस एक्टिविटी में हमने क्या किया है? हमने चार्ज ऑब्जेक्ट्स को जो कि सेम मटेरियल पे रब किए गए थे, उनको हम एक दूसरे के पास लेके आए हैं। इन दिस एक्टिविटी वी हैव ब्रॉट क्लोज टुगेदर द चार्ज ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। जो एक ही मटेरियल के बने हुए हैं उन ऑब्जेक्ट्स को हमने रब करके उन पे चार्ज प्रोड्यूस किया और एक दूसरे के पास लाए। व्हाट हैपन्स इफ टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर? तो जब हम सेम मटेरियल्स की चीज़ों को पास लाए तो उनमें रिपल्शन हुई, लेकिन जब हम डिफरेंट मटेरियल्स वाले ऑब्जेक्ट्स को पास लाएंगे तो उनमें क्या होगा, ये हम देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो what happens if two charged objects made of different materials are brought close to each other? तो दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स जो कि डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए हैं उनको हम क्लोज लाएंगे तो क्या होगा? इसके लिए हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेंगे जो डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए हैं। इसके लिए हम लेंगे रिफिल और उसी तरह से उसको हम चार्ज करके रखेंगे ग्लास टम्बलर में, और उसके बाद हमें बलून लेंगे और उसको भी फुला के चार्ज करके हम रिफिल के पास लेके जाएंगे एज शोन इन फिगर। जैसे कि इस बैलून को जो है हम इस रिफिल के पास लेके जा रहे हैं जैसे कि फिगर में दिखाया है। तो आप क्या देखोगे, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी इस केस में? आपकी ऑब्जर्वेशन होगी कि बलून रिफिल जो है अट्रैक्शन होगी बलून और रिफिल में। तो यहाँ पे हम लेट अस समराइज द ऑब्जर्वेशन। अपनी ऑब्जर्वेशन को हम का सम अप करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि जो चार्ज बलून था वो रिपेल हुआ दूसरे चार्ज बलून से। तो पहले केस में जो हमने बलून लिए थे दोनों, उस केस में हमने देखा कि जो चार्ज बलून है वो रिपेल्ड अ चार्ज बैलून, उसने चार्ज बलून को रिपेल किया। इसी तरह से चार्ज रिफिल ने दूसरे चार्ज रिफिल को रिपेल किया, लेकिन चार्ज बलून ने चार्ज रिफिल को अट्रैक्ट किया। तो इस तरह से हम क्या समझे, हमें क्या समझ में आया इस एक्टिविटी से? Does it indicate that the charge on the balloon is of a different kind from the charge on the refill? इसका मतलब जो बलून पे चार्ज था वो रिफिल के चार्ज से डिफरेंट था। कैन वी से देन, क्योंकि दोनों में जो है वो रिपल्शन हुई है और हमें मालूम है जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो कैन वी से देन दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ charges? Can we also say that the charges of the same kind repel each other while charges of different kind attract each other? तो इसका मतलब दो तरह के चार्जेस होते हैं और जो सेम काइंड के चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, मीन्स उनमें रिपल्शन होती है, और जो डिफरेंट काइंड के चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
It is a convention to call the charge acquired by a glass rod when it is rubbed with silk as positive. तो ऐसा माना जाता है कि जो ग्लास रॉड पे चार्ज आता है, जब उसे सिल्क के ऊपर रब करते हैं हम ग्लास रॉड को, तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव होता है, एंड द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव, और जो दूसरा चार्ज होता है उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव. It is observed that when a charged glass rod is brought near a charged plastic straw rubbed with polythene, there is attraction between the two. तो ऐसा देखा गया है कि जब हम चार्ज ग्लास रॉड को चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ के नज़दीक लाते हैं, जो कि स्ट्रॉ को हमने पॉलीथीन के ऊपर रब किया हुआ है, तो उसमें क्या होती है, अट्रैक्शन होती है. व्हाट डू यू थिंक वुड बी द काइंड ऑफ चार्ज ऑन द प्लास्टिक स्ट्रॉ? तो प्लास्टिक स्ट्रॉ के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? अगर ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लास्टिक स्ट्रॉ के ऊपर डेफिनेटली कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा. तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक. तो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस रब करने पर जनरेट हो रहे हैं वो क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं. मीन्स वो मूव नहीं करते, वो स्टेशनरी होते हैं. दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ, वो अपने आप मूव जो है वो नहीं करते. व्हेन चार्जेस मूव दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट. जब चार्जेस मूव करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट सिंस क्लास 6th, द करंट इन ए सर्किट विच मेक्स अ बल्ब ग्लो. तो आपने 6th क्लास में भी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा है. तो वही करंट है ये जो सर्किट में फ्लो करता है और जिसकी वजह से बल्ब जो है वो ग्लो करता है. और द करंट दैट मेक्स ए वायर हॉट, और ये वही करंट है जो वायर में फ्लो करता है तो वायर क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है. तो ये कौन सा है, इज नथिंग बट अ मोशन ऑफ चार्जेस. तो एक्चुअली में ये है क्या, करंट, इट इज़ ए मोशन ऑफ चार्जेस. तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट, जिसके बारे में आपने 6th क्लास में भी पढ़ा है. I hope it is clear to you. That's it for this video. Next we will do in next video. Thank you and have a great day.